तो बच्चों आइए हम विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखिए यहाँ लिखा गया है कि विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरी क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा लिखित रूप में कैसे लिखा जाएगा। अब मौखिक रूप में हम समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे देखिए कि जब कोई यौगिक हो, उस यौगिक में कोई ऐसा परमाणु हो जो किसी दूसरे परमाणु से कम क्रियाशील हो, तो वह अधिक क्रियाशील परमाणु के संपर्क में जैसे आएगा उस यौगिक के संपर्क में, तो उस यौगिक से कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करेगा? वो विस्थापित कर देगा, मतलब उस यौगिक से उसको हटा देगा। वो कहलाएगा हमारा क्या? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में एग्जाम्पल रूप में देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 या कॉपर सल्फेट, इसका रंग होता है नीले रंग का। इस रंग का होता है नीले रंग का होता है। ठीक है, इसमें हम जो है क्या करते हैं, एक लोहे की कील, चाहे हम क्या कह सकते हैं कि लोहे की एक पत्ती इसमें हम क्या करें, डाल देते हैं। ठीक है, लोहे की पत्ती या लोहे का एक कील डालते हैं तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाती है? यह क्या बनाता है? यह कॉपर को त्याग देता है, यानी कि हटा देता है और बनाता है अपना क्या? FeSO4 और प्लस क्या करता है? कॉपर यहां से जगह छोड़ दिया, Cu को बाहर कर देता है। यानी कि यह कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वह नीले रंग का था, और जैसे ही इसमें हमने आयरन की पत्ती डाली, लोहे की पत्ती डाली, तो यह तुरंत जो है क्या बनाया हमारा? यह हरे रंग का बना देता है। कैसा? हरे रंग का हो जाता है। रंग में भी परिवर्तन हो गया। और यह अब इसमें हम कैसे जाने कि जो है रंग में परिवर्तन हुआ और क्यों जो है अब इसका स्थान हटा दिया, तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि जो फेरस है, सॉरी आयरन जो है वो क्या है? अधिक क्रियाशील है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या किया है? जो है आयरन कॉपर को त्याग दिया है। ठीक है, एक और ऐसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है CuSO4 के विलयन में हम जो है जिंक Zn को भी हम अगर इसमें डालते हैं तो भी क्या होता है कि Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जो है यह क्या करता है? ZnSO4 बनाता है और Cu को त्याग देता है, Cu का स्थान हटा देता है वहां से। तो यह रहा हमारा क्या? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? केवल एक परमाणु का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्या है? यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल का मतलब यह एक यौगिक है, इस यौगिक के किसी एक परमाणु का विस्थापन हो रहा है, वह कहलाता है हमारा क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे एक छोटा सा ट्रिक समझिए। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक हो, ऐसे AB एक यौगिक है और प्लस CD एक यौगिक है। AB और CD एक यौगिक है, तो A इसमें हम मानते हैं कि क्या हो? प्लस में हो, और B हमारा क्या हो? माइनस में हो। इसीलिए तो जुड़ करके ये उदासीन रूप में AB बनाया है। उसी प्रकार हमारा क्या हो कि C हमारा जो है प्लस में हो और D क्या हमारा हो? माइनस में हो। ठीक है, तो ये एक साथ मिल करके हमारा एक उदासीन CD बना लिया है। तो इसमें जब होता है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो होता क्या है? इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। मतलब A धनात्मक था और D ऋणात्मक है, तो A क्या कर लिया? D से अभिक्रिया कर लिया, और B किससे अभिक्रिया कर लिया? C से अभिक्रिया कर लिया। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है? बनता है हमारा AD प्लस BC, AD प्लस BC। यानी A भी एक धनात्मक था और D एक ऋणात्मक था, तो AD दोनों मिलकर एक उदासीन बना लिए, और C हमारा एक धनात्मक था और B एक ऋणात्मक था, तो हमारा क्या बना लिया? BC बना लिया। यह कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है? आयनों का ट्रांसफर हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों के परस्पर क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है। विनिमय का मतलब कि बदला बदल, आपस में क्या हो जा रहे हैं? आयन बदल जा रहे हैं। आयनिक यौगिक इसको कह सकते हैं। तो आपस में बदल जा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हमारे जो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहला रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वे रासायनिक अभिक्रिया
जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों, देखिए आयन का है ना, आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम इसमें देखेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार है। ठीक है, तो एक यह हमारा एक स्टिक हो गया, AB प्लस CD रहेगा तो क्या बनाएगा, AD और BC, AD प्लस BC बनाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा, क्योंकि हमारा A क्या है, प्लस में है, B को हमने माना माइनस में, और C को हमने प्लस माना और D को माना क्या, माइनस में। तो A हमारा D से क्रिया किया, B हमारा C से क्रिया कर लिया, दोनों फिर उदासीन रूप में बना लिए। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यह कहलाता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे इसमें अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। क्या, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से। किससे अभिक्रिया करता है, BaCl2 से अभिक्रिया करता है। तो अब देखिए यहां देखेंगे तो Na का एक प्लस होता है, तो 2 Na है तो 2 प्लस होगा। ठीक है, और SO4 एक का जो है, SO4 का -2 होता है। ये दोनों आपस में मिलकर के एक उदासीन बना है। उसी तरह से बेरियम का जो है क्या होता है, बेरियम का 2 पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए क्लोरीन का एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो क्लोरीन का 2 अणु लिया है, तो दोनों आपस में मिला है कि इस पर क्या है हमारा 2 प्लस, इस पे 2 माइनस। बेरियम पे क्या है हमारा, बेरियम पे 2 प्लस है और क्लोरीन 2 है तो 2 माइनस भी होगा इसका। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, NaCl बना लेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा हमारा, देखिए बनाएगा बेरियम BaSO4 और प्लस क्या बनाएगा, NaCl। देखिए 2Cl भी है और 2Na भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2NaCl। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हुआ तो नहीं हुआ, इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, एक का आयन दूसरे के पास चला गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या बनाएगा, यह बनाएगा हमारा NaNO3 और AgCl। क्या बनाएगा हमारा, AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस क्या बनाएगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, द्विविस्थापनी अभिक्रिया। क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है, यानी कि Ag का हमारा एक प्लस, NO3 का एक माइनस। ठीक है, Na का एक प्लस और Cl का एक माइनस। तो Ag किसके साथ क्रिया कर लिया, क्लोरीन के साथ क्रिया कर लिया, तो सिल्वर क्लोराइड बना दिया। Na एक धनात्मक और NO3 का एक ऋणात्मक मिलकर के आपस में बना क्या बना दिए, सोडियम नाइट्रेट बना दिए। ये हमारा क्या है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का विनिमय हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब, पहले इस ऊष्माक्षेपी का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करें, यानी निर्मुक्त यानी हमको दें, वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जो ऊष्माशोषी होता है, ऊष्माशोषी का मतलब कि जो ऊष्मा ले करके अभिक्रिया करे या ऊष्मा ले करके वह टूटे, चाहे ऊष्मा हमें देने के बाद वह अभिक्रिया क्या हो, जो है संपूर्ण रूप से हो पाए, वह कहलाता है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप, वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जो है क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2 हमारा गैस के रूप में है और O2, H2 और O2 ये दो गैसें हैं, दोनों गैसों का हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने का मतलब इसको जोड़ रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा क्या, H2O। आप जानते हैं
बट यहाँ संतुलित अवस्था में नहीं है, तो 2 का यहाँ गुणा करा देंगे और 2 का गुणा यहाँ करा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमको जो है ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा कितनी मिलती है कि 136, कितनी मिलती है 136.8 किलो कैलोरी, KCl किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसको हिंदी में किलो कैलोरी लिख देना है ताकि नहीं तो आप कुछ और समझ लेंगे। किलो कैलोरी, कैलोरी क्या है भाई, एक जो है यानी कि जल बनने की जो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो बनता है वह उसमें कितनी एनर्जी मिलती है हमको, जो है 136.8 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है ऊर्जा के रूप में। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमारा कार्बन का रूप है ग्रेफाइट, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। क्या करते हैं हम कि जो है कार्बन का एक रूप है हमारा क्या, कार्बन का एक रूप है हमारा क्या जो है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट, यहां लिख लेंगे हम क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं तो ये बनाता है CO2। ठीक है, आप प्लस हमारा जो है 94 किलो कैलोरी हमको एनर्जी देता है, क्या, KCl किलो कैलोरी एनर्जी हमको देता है 94 किलो कैलोरी। अब देखो तो अब ये क्या कर रहा है कि ये दोनों अभिक्रियाएं हमने देखा कि दोनों अभिक्रियाएं जब हो रही हैं तो हमको ऊष्मा दे रही हैं, ऊष्मा हम कह सकते हैं या ऊर्जा कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, ऊर्जा के रूप में या ऊष्मा के रूप में हमको यह दे रही हैं। अब इसके अपोजिट क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो यह ऐसी अभिक्रिया है कि जो ऊष्मा क्या करता है, लेता है, क्या करता है, ऊष्मा लेकर के जो है अभिक्रिया कराता है, वह क्या कहलाता है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में हम देख सकते हैं कि जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, क्या है हमारा, एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको जब हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो क्या बनाता है, यह बनाता है हमारा मरकरी, क्या बनाता है, मरकरी मतलब Hg प्लस O2। ये क्या हो गया, टूट गया, ये जुटा हुआ था, इसको हमने क्या किया, ऊष्मा दिया तो यह क्या हो गया, टूट गया। अब ऊष्मा देने का मतलब इसको गर्म किया गया, ऊष्मा देने का मतलब क्या है कि इसको जब हम गर्म किए तो ये टूट गया किसमें, मरकरी, इसको हम लिखेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये ऊष्मा है, ये मरकरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मरकरी। और इसको आप जानते हैं ऑक्सीजन है, यह हो जाएगा हमारा क्या, HgO। अब चूंकि अब यहाँ यह संतुलन की अवस्था में नहीं है तो 2HgO करेंगे तो 2Hg और O2 क्या हो जाएगा हमारा, यह संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मान लीजिए ले सकते हैं कि जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो यहाँ हमारा जो था यह लिक्विड रूप में था, यह लिक्विड रूप में टूटेगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के रूप में टूटेगा, जो है फास्फोरस PCl5। जब इसको ऊष्मा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो ये टूटता है, जो PCl3 प्लस Cl2, ये भी 2 भागों में टूट जाता है। कब, जब ये ऊष्मा लेता है तब। फास्फोरस इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये टूटेगा फास्फोरस टेट्राक्लोराइड और Cl2 क्लोराइड यानी क्लोरीन गैस के रूप में ये अलग अलग टूट जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा क्या, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब जो ऊष्मा लेकर के अभिक्रिया को पूर्ण करे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी का मतलब कि वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, ऊष्मा प्रदान करता है या ऊर्जा प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।